देखिए भाई साहब, जितने लोग 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं लेकिन उन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन 4 मार्च को आएगा, कहाँ से कौन सा टॉपिक हमें तैयार करना है, अगर ये सारी जानकारी आपको नहीं पता है तो ये वीडियो मैंने स्पेशल आपके लिए बनाई है। देखिए इस वीडियो में मैंने टोटल 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं जो कि आपके विज्ञान के तीनों पार्ट के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। यानी इस वीडियो को देखने के बाद और इस पूरी ई बुक को लेने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा। और अगर आपको ये पूरी ई बुक लेनी है तो कैसे लेनी है बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी जहां से आपको ये ई बुक मिलेगी। देखिए इस ई बुक में मैंने वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको तैयार कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इनका सोल्यूशन आपको कहां से मिलेगा वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताता चलूंगा। लेकिन ये अगर आपको ये 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक की ई बुक आपको लेनी है तो ई बुक लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे और पे करने के लिए आपको मात्र इतने रुपए पे करने हैं, ठीक है। ओनली 5 रुपए पे करके आप ये पूरी ई बुक ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। देखिए जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि कोई भी प्रश्न आपका 4 मार्च को पेपर में आने वाला है, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, आज के इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। आज के इस वीडियो पर मैं आपको वो टॉपिक बताने वाला हूं जिनसे इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। केवल इस वीडियो को आपको शुरू से लगा करके एकदम एंड तक देखना है। तो चलिए बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आपको कौन से प्रश्न कहां देखने को मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आने वाले हैं, और आपको एक बार इन सभी टॉपिक को पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों का है वो ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक से अगर प्रश्न ना आए तो बात ही नहीं बनती है। देखिए प्रश्न आते हैं यहाँ से कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी परिभाषा पूछ ली जाती है और उसके साथ में एग्जाम्पल कह लो या फिर उदाहरण कह लो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो इस तरीके का आता है। तो देखो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो दिख रही है स्क्रीन के सामने, इनको आपको नोट कर लेना है, इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यानी अगला टॉपिक जिससे चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। और ये जितने भी टॉपिक है ना, इनसे बाहर कोई प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा, सबसे पहली बात ये। तो चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है कि दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाएं। तो दैनिक जीवन में 2 प्रकार की अपचयन अभिक्रियाएं होती है, संक्षारण और विकृत गंधिता। 100% ये प्रश्न दोनों के दोनों प्रश्न किसी ना किसी सेट में रखे हुए हैं, बस केवल आपको इनको तैयार करके जाना है। तो चलिए भैया अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 नंबर पर हमें जो प्रश्न दिखने वाला है वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या है, ठीक है। हालांकि तीसरा प्रश्न जो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है बोर्ड एग्जाम में, हो सकता हो 2025 में भी आपका पूछा जाए, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, यह भी टॉपिक प्रश्न छपने वाला है, ठीक है। अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या है रासायनिक गुणधर्म के साथ, यह प्रश्न छपने वाला है, ठीक है, पूछा जाने वाला है। पीएच मान से संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं, कहां से आएंगे तो पीएच मान से संबंधित न्यूमेरिकल आपको सारे तैयार कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर पर कुलोक्षार प्रक्रिया, क्या कुलोक्षार प्रक्रिया, कुलोक्षार जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड का जलीय अपघटन, इसको तैयार कर लेना, यह प्रश्न छपने वाला है। इसके बाद 7 नंबर पर धावन सोडा, धावन सोडा की बनाने की जो विधि होती है, इसके साथ में इसके रासायनिक भौतिक गुणधर्म के साथ में उपयोग छपने वाले हैं, पूछे जाने वाले हैं, तो इस पर प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो खाने का जो सोडा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, उसको बनाने की विधि, भौतिक वार, उपयोग, सारी चीजें छपने वाली, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाने वाला है, ठीक है। चलिए 9 नंबर की बात करें, विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम जो होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर कह लो, विरंजक चूर्ण कह लो, इस पर निर्माण विधि, सामान्य गुण, वही भौतिक गुण, रासायनिक गुण सामान्य गुण में आ जाते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण सामान्य गुण में ही आते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ उपयोग भी आप लोगों के परीक्षा में ये प्रश्न छपने वाला है, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो PDF आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। मात्र छोटा सा अमाउंट पे करके भाई साहब आप क्यों सोच रहे हो, अमाउंट पे करो और आराम से इस PDF को ले लो ना। एक बार PDF मिल जाएगी, फिर आपको कुछ नहीं करना, हर एक टॉपिक क्लिक करते जाओ और उसको क्लिक करते जाओ भाई, आसानी से एकदम।
10 नंबर की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस 100% ये प्रश्न आपका छपने वाला है, जिसमें भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। 11 नंबर पर आपसे क्रिस्टियन, देखिए यहाँ पर क्रिस्टियन लिखा हुआ है तो क्रिस्टियन नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा क्रिस्टलन। क्या होगा? क्रिस्टलन। ठीक है। वीडियो आपको पूरी देखनी है, जिसने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछे जाने वाला है। ठीक है। तो क्रिस्टल का जल 100% पूछा जाने वाला है। धातु व अधातु क्या है? भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये भी प्रश्न आ सकता है। सक्रियता श्रेणी का उपयोग व उदाहरण कीजिए। देखिए सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसके उपयोग व उदाहरण, इससे 100% आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा, क्योंकि ये यहाँ से आपके एग्जाम में या तो रिएक्शन बन सकती है या तो बहुविकल्पी में प्रश्न बन सकता है। लेकिन सक्रियता श्रेणी आपको तैयार जरूर कर लेनी है। सक्रियता श्रेणी बार बार बोल रहा हूँ, तैयार जरूर कर लेनी है। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन के देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर क्वेश्चन होने वाला है कि आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न सक्रियता श्रेणी पर आधारित, ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण ऊपर स्थित, मध्य में स्थित व नीचे स्थित धातुओं का। ठीक है, तो इस पर आपको तैयार करना है। ठीक है। इसके बाद में देखिए धातुओं के निष्कर्षण में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आने वाला, छपने वाला है। निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, गालक। ठीक है, गाड़क नहीं होता, गालक होता है। ठीक है, गालक, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक, इस पर प्रश्न छपने वाले हैं टिप्पणी के रूप में। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिश्रवन। मिश्रवन का मतलब होता है मिश्रातवन, मिश्रातवन। ठीक है, तो मिश्रातवन या मिश्र धातु, इसकी विशेषताएं और परिभाषा पर प्रश्न पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो जरूर तैयार करके सभी लोग जाइएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अम्लगम क्या है, इस पर प्रश्न आपका पूछा जाने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कार्बन क्या है, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, है ना। इसी में एल्कीन, एल्केन, एल्कीन व एल्काइन को सूत्र सहित समझाइए। ठीक है, तो देखो आपको पूरा प्रश्न एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। कार्बन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, इन सभी से संबंधित चीजें पूरा प्रश्न देखिए, नोट कर लीजिए, प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मात्र इतना अमाउंट करना है, सोचना नहीं भाई इतना अमाउंट आप डेली उड़ा देते हो यूं ही करके। ठीक है, तो आपको पढ़ाई के लिए मात्र इतना अमाउंट पे करना है और आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी बिना कोई टेंशन के, बिना किसी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लिए। ठीक है। इसके बाद 20 नंबर की बात करें तो भाई साहब महत्वपूर्ण टिप्पणियां कौन सी आने वाली हैं, तो सबसे पहली है समाव्यवता, दूसरी है सजातीय श्रेणी, तीसरी है एसिटीकरण, साबुनीकरण, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं। ठीक है, और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी टिप्पणियां वो मैंने ली हैं, समाव्यवता, सजातीय श्रेणी, ये सब नोट कर लीजिए भाई, यहीं से प्रश्न फंसने वाला है, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। इसके बाद 21 नंबर देखिए एथिल अल्कोहल के निर्माण विधि। जो आप लोगों का एथिल अल्कोहल होता है ना, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी निर्माण विधि बतानी है। इसमें रासायनिक गुणधर्म, इसके भौतिक गुणधर्म व इसके उपयोग आपको बताने हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए एसिटिक अम्ल, जो आपका एसिटिक अम्ल होता है, इसकी निर्माण विधि बतानी है। जैसे आपने एथिल अल्कोहल की तैयार की ना, वैसे आपको एसिटिक अम्ल की एकदम बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न लॉन्ग में आते हैं और मैं गारंटी ले रहा हूं कि 100% यहां से दोनों में से कोई एक प्रश्न आपका पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल की निर्माण विधि, रासायनिक व भौतिक गुणधर्म, इनमें से कोई एक चीज आपको तैयार मतलब पूरा तैयार कर लेना, एक क्या करो दोनों तैयार कर लेना आप लोग। ठीक है। 23 नंबर देख लेना आप लोग, साबुन क्या है। अब देखिए साबुन में आपके दो तरीके से प्रश्न आते हैं, सबसे पहले मिसल और दूसरा अपमार्जक। तो साबुन क्या है, इससे किस प्रकार, इसके प्रकार क्या है, साबुन की जो स्वाच्छीकारक प्रक्रिया होती है, जब साबुन लगा करके हम किसी चीज़ को साफ करते हैं ना, तो उसकी जो प्रक्रिया दो तरीके से होती है, मिसल अवधारणा और अपमार्जक। तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से एकदम पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद के और टॉपिक हैं तो चलिए उनको देखते हैं। 24 नंबर टॉपिक को देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी व इसके सामान्य लक्षण व दोष। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, ठीक है, इसके सामान्य लक्षण व दोष आपको तैयार कर लेने हैं, उपलब्धियां कभी कभी आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधन, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं और उपयोग, ये आपको जरूर तैयार करके जाना है, 100% आपको एग्जाम में दिखने वाला है। इसके अलावा बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, जो कि है संयोजकता एवं परमाणु त्रिज्या, ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है,
27 नंबर देखिए, निरूपक तत्व, विकर्ण संबंधित तत्व क्या है, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए, जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए, वो सभी टॉपिक थे केमिस्ट्री के। और केमिस्ट्री के केवल अगर आपने इतने टॉपिक तैयार कर लिए तो इसके बाहर फिर कोई प्रश्न आपका कह सकते हो कि केमिस्ट्री से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बस इतने 27 कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको केमिस्ट्री के तैयार कर लेने हैं बस। ठीक है, बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसके बाद स्टार्ट हो जाती है जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करके जाने हैं, तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहले 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, पोषण क्या है। बेसिकली क्वेश्चन हर साल आता है भाई, तो ले लिया हमने। और इससे बाहर मैं फिर से कह रहा हूँ, जीव विज्ञान का कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा बगैर आपने इतने प्रश्नों को तैयार कर लिया। तो पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पाचन से आप क्या समझते हो, पाचन की आहार नाल में पाचनता आपको ये पढ़ लेनी है। तीसरे नंबर पर श्वसन से आप क्या समझते हो, परिभाषा व शोषण के, शोषण नहीं होगा, श्वसन होगा। ठीक है, तो परिभाषा व श्वसन के प्रकार तैयार कर लेने हैं। श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर आपको तैयार कर लेना है। 32 नंबर पर परिवहन, वहन या संवहन की परिभाषा व उसके प्रकार आपको तैयार कर लेने हैं। 33 नंबर पर धमनी क्या है, सिरा क्या है। ठीक है, सिरा क्या है, धमनी और सिरा में अंतर आपको तैयार करना है। 34 नंबर पर मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार कर लेना है। 35 नंबर पर मानव हृदय के व्यवस्थात्मक काट का चित्र सहित वर्णन आपको तैयार कर लेना। ठीक है, सभी प्रश्न देख लीजिए एक तरफ से, इससे बाहर प्रश्न आने वाले नहीं एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो आपको पूरी देखनी है। ठीक है, चलिए और भी प्रश्न है उसकी बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 नंबर प्रश्न है कि लसिका क्या है, रुधिर एवं लसिका में अंतर। देखो अंतर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो लसिका सबसे पहले क्या है आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद में रुधिर तो आप जानते हो क्या होता है, तो रुधिर और लसिका में अंतर पूछ लिया जाता है, तो ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, परिभाषा के साथ इसकी प्रक्रिया व इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, अब देखो मेनली प्रकाश संश्लेषण तो ऐसे आ जाता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के कुछ अलग अलग 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले टॉपिक होते हैं, जो बेसिकली ये 3 होते हैं। इससे बाहर कोई प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक नहीं आता। देखो 3 टॉपिक आते हैं 2-2 नंबर में। ये सबसे पहला है प्रकाश संश्लेषण के सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता। दूसरा है मंड, मंड की उपस्थिति के लिए आधिपत्य वाले मोल का प्रयोग, माल नहीं मोल का प्रयोग। ठीक है, 3rd नंबर पर प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कैसे निकलती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन कैसे निकलती है, ये 3 आपके हो गए प्रकाश संश्लेषण से इंपॉर्टेंट 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद प्रकाश संश्लेषण का एक और क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो मेनली यहाँ से लगाकर ये मात्र 1, 2, 3 कह लो तो 6 प्रश्न आपको प्रकाश संश्लेषण के आ सकते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा कोई। ठीक है, इसके बाद में 40 नंबर पर पादप में जल का परिवहन। अब देखिए पादप में जल का परिवहन की अगर मैं बात करता हूं तो पादप में जब जल का परिवहन होता है 2 तरीके से। ठीक है, एक तो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, एक जड़ में पानी का संवहन। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न 2-2 नंबर में ये भी आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 41 नंबर की बात करें तो मूल दाब से आप क्या समझते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद 42 नंबर देखिए वाष्पो उत्सर्जन की परिभाषा, इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसके प्रकार, इसको तैयार कर लीजिए। 43 नंबर पर रंध्र क्या है, इसकी संरचना, इसके खुलने बंद होने की प्रक्रिया, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 44 नंबर पर उत्सर्जन क्या है, मानव में उत्सर्जन का सचित्र वर्णन, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वो प्रश्न बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में कल यानी 4 मार्च को आपके छपने वाले हैं। ठीक है, चलिए 45 नंबर टॉपिक की बात करें तो समन्वयन कह लो या फिर समन्वय कह लो। ठीक है, तो समन्वय व नियंत्रण क्या है, जंतुओं में समन्वय से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार कर लीजिए। 46 नंबर पर तंत्रिका, तंत्र में तंत्रिका ऊतक से आप क्या समझते हैं, और न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन कह लो या फिर न्यूरॉन कह लो, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की संरचना, ये तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद 47 नंबर पर देखिए मेरुरज्जु से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा व इसके कार्य, ये देखने को मिल सकता है। 48 नंबर पर प्रतिवर्ती क्रियाएं या फिर रिफ्लेक्स क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा, उदाहरण, ये आपको देखने को मिल सकता है।
49 नंबर पर पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं ये आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, इसके बाद 50 नंबर पर पादप हार्मोन की परिभाषा तथा पादप हार्मोन का वर्गीकरण। अब देखो पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो देखो ये तो प्रश्न एक अपना अलग से प्रश्न आता है, लेकिन इसमें से कुछ टिप्पणियां पूछी जाती हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिलिक अम्ल, पुष्पन हार्मोन, एथिलीन, ये आपकी एक नंबर, ठीक है, दो नंबर ऐसे करके पूछी जाती हैं। तो पादप हार्मोन की परिभाषा, पादप हार्मोन का वर्गीकरण में, है ना, इस वर्गीकरण में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जिनका स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर लेना है। चलिए 51 नंबर प्रश्न की बात करें तो ऑक्सिन वा, ठीक है, ऑक्सिन वास नहीं, ऑक्सिन वा जिबरेलिन क्या है एवं ऑक्सीजन वा, ठीक है, डिवाइडेंट में अंतर। ठीक है, ऑक्सीजन वास डिवाइडेड में अंतर। देखो ये हटाओ, यहाँ से पूरा इसको काटो। ठीक है, ऑक्सिन व जिबरेलिन क्या है, ऑक्सिन और जिबरेलिन के बीच में आपसे पूछा जा सकता है अंतर, ये आपका समझ लो। ठीक है, सबसे पहले तो ऑक्सिन व जिबरेलिन क्या है इसको तैयार कर लोगे, इसके बाद में दोनों के बीच में अंतर तैयार कर लोगे। ठीक है, इसके बाद में साइटोकाइनिन, ठीक है, क्या है तथा दोनों के बीच में अंतर। साइटोकाइनिन क्या है तथा दोनों के बीच में अंतर। अब किन दोनों के बीच में अंतर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मिस्टेक आ रही है बार बार में। ठीक है, साइटोकाइनिन व जिबरेलिन के बीच में अंतर। ठीक है, साइटोकाइनिन देखो केवल इतना तैयार कर लो, साइटोकाइनिन क्या है केवल इतना तैयार कर लो, क्योंकि साइटोकाइनिन इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, हालांकि ऑक्सीजन और जिबरेलिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 53 नंबर पर हार्मोन तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां की परिभाषा, इसको जरूर तैयार करके जाना। ठीक है, 54 नंबर पर पादपों में अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। अलैंगिक जनन की वीडियो नहीं, विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 55 नंबर कायिक जनन से, या फिर कह लो कायिक प्रवर्धन कहते हैं इसको भी। ठीक है, तो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, पादपों में किन किन भागों से कायिक जनन होता है आपको ये स्पष्ट करना है। ठीक है, और इसके लाभ भी आपको बताने हैं, ये तैयार कर लेना है। इसके बाद में 56 नंबर पर लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, सभी भागों का विस्तार सहित आपको वर्णन करना है, ये प्रश्न तैयार कर लेना है एक बार में। 57 नंबर पर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन आपको तैयार कर लेना है। 58 नंबर पर परागण क्या है, परागण के प्रकार, ठीक है, जिसमें आपको स्वपरागण और परपरागण के बीच में अंतर आपको बताना है। ठीक है, तैयार कर लोगे। 59 नंबर पर बीजांड की संरचना। ठीक है, बीजांड की संरचना कैसी होती है, तो कुछ इस तरीके की बीजांड की संरचना होती है, सभी भाग के आपको नेम बताने पड़ेंगे, एकदम अच्छे से वर्णन करना पड़ेगा। 60 नंबर पर निषेचन से आप क्या समझते हो, परागण। ठीक है, परागण होगा यहाँ पर, परागण, तो परागण तथा निषेचन में अंतर आपको बताना है। इसके बाद देखिए आ गया निषेचन क्या है, निषेचन के बाद में पुष्प में होने वाले परिवर्तन का सचित्र वर्णन, ये छपने वाला है। इसके बाद अगला 62 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं में जनन पर टिप्पणियां। अब देखिए जंतुओं में जनन पर कुछ टिप्पणियां आती हैं जिनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, तो चलिए उनको भी आपको नोट कर लेना है। अगर हम जंतुओं में, ठीक है, जंतुओं में जनन की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले कालिकोत्पादन द्वारा जनन, दूसरा पुनरुद्भवन, तीसरा है विखंडन द्वारा जनन। ये तीनों के तीनों आपको तैयार कर लेनी है 2025 यानी 4 मार्च को आपके पेपर में ये छपेंगी एकदम। ठीक है, निश्चित है। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर दुष्प्रभाव, जो खराब प्रभाव पड़ रहा है उसके कारण आपको बताने हैं। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि को रोकने के व्यवहारिक जो उपाय हैं वो आपको बताने हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन क्या है। परिवार नियोजन की जो विधियां हैं, ठीक है, परिवार नियोजन की जो विधियां हैं इसका आपको विस्तार सहित वर्णन करना है। ठीक है, 65 नंबर पर आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। एंड 66 नंबर पर है कि मेंडल कौन थे, मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने किस पौधे का चयन किया था, तो वो सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन में तैयार कर लेनी है। और 100% कह रहा हूँ कि कोई प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, बस आपको पूरी वीडियो देख लेनी है। 67 नंबर पर एक संकर द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, यानी एक संकर और द्विसंकर क्रॉस दोनों के बारे में आपको बताना है कि एक संकर क्रॉस क्या होता है, इसके बाद में द्विसंकर क्रॉस जो होता है वो क्या होता है।
68 नंबर पर मेंडल के जो नियम थे, मेनली 3 नियम मेंडल ने दिए थे। सबसे पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपवेहन का नियम। ठीक है, तो ये तीनों आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद 69 नंबर की बात करें तो मेंडल के कार्यों में प्रयुक्त शब्दावली या कह सकते हो टिप्पणियाँ कौन कौन सी थी, जिसमें सबसे पहली थी प्रभावी या फिर अप्रभावी लक्षण। ठीक है, इसको तैयार कर लोगे। और भी बताता हूं मैं आपको। इसके बाद में एलियन, ठीक है, एलियन नहीं होता, एलिल होगा यहाँ पर, एलिल या एलिलोमॉर्फ होता है। ठीक है, समयुग्मजी होता है, संकर एवं, ठीक है, एक संकर संकरण या द्विसंकर संकरण। ठीक है, इसको तैयार कर लेना है। फिनोटाइप और जीनोटाइप, तो ये 3 आपको मेंडल के, ठीक है, मेंडल की शब्दावली में कह सकते हो कि मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त शब्दावली टिप्पणियां थी, जिनको आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे के प्रश्न, जैसे जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में अंतर, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी अंतर, गुणसूत्र क्या है, जंतुओं व पादपों में गुणसूत्रों की संख्या, ये तैयार कर लेना। ठीक है, जीन किसे कहते हैं, जीन की विशेषता तैयार कर लेनी है। डीएनए क्या है, इसके महत्व को समझाइए। अनुवांशिक लिंग निर्धारण क्या होता है, अनुवांशिक लिंग निर्धारण क्या होता है, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हो, इसके बारे में जानना पड़ेगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन आपको पढ़ना है। और 77 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पर एक तथ्य प्रकट करना है। 78 नंबर पर कि स्टैनली मिलर का प्रयोग क्या होता है। 79 नंबर पर है कि लैमार्कवाद से आप क्या समझते हैं, विशेषता व उदाहरण के साथ में आपको तैयार कर लेना है। 80 नंबर पर है डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताएं। तो जो भी प्रश्न मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूं, इन सभी प्रश्नों को आपको आराम आराम से तैयार करना है। ठीक है, जैसे कि आप पेपर में जाएं तो प्रश्न आपको याद रहें, आप भूलें ना उन प्रश्नों को। तो एक बार पढ़ने के बाद 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। अब देखिए फिजिक्स के कौन कौन से वो टॉपिक होने वाले हैं जिनसे प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको तैयार करना है, ठीक है, और कैसे तैयार करना है वो भी साथ में बताता चलूंगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर प्रकाश क्या है, प्रकाश परावर्तन के नियम। तो ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया ना। तो ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं इनको आप इजीली यूट्यूब से कहीं से भी बुक से वगैरह से तैयार कर सकते हो। लेकिन जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होते हैं उनको आप डाउबनट से फोटो खींच करके उनके सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके आंसर प्राप्त कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब क्या है, ये भी देखो आप लोगों का थ्योरी क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का दर्शाइए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि गोली दर्पण क्या है, इसमें गोली दर्पण से संबंधित क्या तैयार करना है। ठीक है, देखो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको वो तैयार करनी है। अब ये कहाँ से मिलेंगी परिभाषाएं, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब से मिलेंगी। कहाँ से, यूट्यूब से। ठीक है, इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन, अगला 84 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या है ना तथा फोकस दूरी में संबंध, ठीक है, फोकस दूरी से संबंधित, ठीक है, फोकस दूरी से संबंधित न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे आपके परीक्षा में, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या r होती है, फोकस दूरी f होती है। इनके बीच में अगर मैं संबंध की बात करता हूँ तो देखिए r जो होता है ना, ये त्रिज्या कह सकते हो, f कह सकते हो, f कह लो, f जो होती है यानी फोकस दूरी जो होती है ये आपकी त्रिज्या की यानी r की आधी होती है। ठीक है, तो ये होता है इसमें संबंध और इस पे आधारित न्यूमेरिकल आएंगे आपके परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं 85 नंबर क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन या टॉपिक कह लो कि क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण क्या है। अब देखिए अवतल दर्पण से क्या आ सकता है, मेनली आप लोगों को वही जो किरण आरेख बनाने होते हैं, ठीक है, जो प्रतिबिंब बनना होता है किरण आरेख द्वारा दर्शाना, उसके टोटल 6 केस होते हैं। तो 6 के 6 केस उपयोग के साथ में आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा 86 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण क्या है, और इसमें भी उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का जो बनना होता है उसके टोटल 2 केस होते हैं। अवतल दर्पण के टोटल 6 केस होते हैं, तो वहीं अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करता हूं तो टोटल इसमें 2 केस होते हैं। और इसमें भी आपको प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है, कैसे दर्शाया जाता है, वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और दर्पण के उपयोग भी। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी है। 87 नंबर पर गोली दर्पण के लिए आपको UVF, इनमें संबंध आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में 88 नंबर रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हो, ये तैयार कर लेना है। 89 पर तैयार करोगे प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हो। ठीक है, प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दूसरा नियम स्नेल का नियम जो कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसको जरूर तैयार करके जाओगे।
इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक और प्रकाश से आप क्या समझते हो। यानी भाई अपवर्तनांक और प्रकाश इन दोनों से आप क्या समझते हो, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। 91 नंबर क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण। अब ये प्रश्न आपके परीक्षा में लॉन्ग में आएगा, क्रांतिक कोण वाला, कि क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन को आप लोगों को चित्र सहित इसका वर्णन करना होगा। ठीक है। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस क्या है। ठीक है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं इसको आपको तैयार करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन थे ये हो गए। इसके बाद बायोलॉजी के और मैं केमिस्ट्री के तो पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है। इसके अलावा और भी जो प्रश्न है, अभी और प्रश्न है उनकी बात करने वाले हैं, क्योंकि मेनली जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो यहाँ से पूछे जाएंगे जहाँ मैं बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ से 93 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और देखिए सबसे पहले उत्तल लेंस क्या है, इसमें उत्तल लेंस क्या। अब देखिए अभी तक दर्पण आप पढ़ रहे थे, लेकिन लेंस से वही चीज़ आएंगी। लेंस से भी आपके एग्जाम में प्रतिबिंब का बनना आएगा, जिसमें प्रतिबिंब को आपसे कह देगा कोई वस्तु यहाँ रखी है। ठीक है, बताइए इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो उसके टोटल अगर आप 6 केस पढ़ लोगे उत्तल लेंस के तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है। सेम वैसे ही अवतल लेंस के आपको टोटल 2 केस पढ़ने हैं। ठीक है, वहाँ अवतल दर्पण में आपको 6 केस पढ़ने थे, यहाँ पर अवतल लेंस में 2 केस पढ़ने हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, वहाँ 6 2, यहाँ पर 2 6। ठीक है, अब इसके भी 2 केस आपको पढ़ने पड़ेंगे अवतल लेंस के। इसके बाद 95 नंबर, लेंस के लिए जो यू वी तथा एफ में संबंध होता है। अब संबंध क्या होता है, तो सिंपल है, 1/f = 1/v + 1/u। ये तो होता है लेंस में होता है आप लोगों का, ये दर्पण में प्लस आ जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित क्या आएगा, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके परीक्षा में। ठीक है, देखना आएंगे जरूर, जो चीज़ दे रखी है ना इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। 96 नंबर है, रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। 97 नंबर है कि लेंस से संबंधित लेंस की क्षमता से संबंधित न्यूमेरिकल, जो लेंस की जो क्षमता होती है उससे संबंधित न्यूमेरिकल आएंगे। इसके बाद में देखिए मानव नेत्र का जो सचित्र वर्णन है, ये सीधा बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। भाई दृष्टि दोष क्या होता है और इससे आप क्या समझते हैं। निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष है ना, इसकी परिभाषा, दोष और इसके निवारण। देखो हर साल कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, रिपीट होते हैं, उनमें से ये वाला प्रश्न है एकदम। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है फ्रिंज। ठीक है, फ्रिंज क्या होगा, प्रिज्म होगा, फ्रिंज नहीं प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म लिख लेना। देखिए जब आप पीडीएफ लेंगे तो थोड़ी सी मिस्टेक होंगी उसमें, तो पीडीएफ की जो मिस्टेक है वो आपको स्वयं से सही कर लेनी है। ठीक है, और पीडीएफ कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत इस कम रुपए में पीडीएफ मिल रही है आप लोगों को। तो प्रिज्म में क्या है, ठीक है, प्रिज्म में क्या है, और प्रिज्म में जो कांच के द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, इसका आपको सूत्र तैयार करना होगा। ठीक है, तो पूरा प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो प्रिज्म क्या है, कांच के प्रिज्म से। अब देखिए मैंने कोई कांच का प्रिज्म ले लिया। ठीक है, कांच का ये प्रिज्म ले लिया, और इस कांच के इस प्रिज्म से प्रकाश के जो अपवर्तन होता है, जब प्रकाश का कोई अपवर्तन कराया जाता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, जिसको आपको तैयार करना होगा। और वो क्वेश्चन इसलिए तैयार करोगे क्योंकि वो जो प्रश्न है उससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जैसे ये प्रिज्म है, यहाँ से प्रकाश आए तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला 102 नंबर क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। यानी भैया आपका जो टिंडल प्रभाव है इस पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी। ठीक है, अब चलिए देखिए 103 नंबर टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब ये प्रकाश का प्रकीर्णन 3 तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्यों, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय। ठीक है, सूर्य दिखाई पड़ता है, सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है ये आपको बताना है। सूर्य तथा तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचाई पे दिखाई देते हैं, ये आपको बताना है। देखो जितने क्वेश्चन है सारे के सारे आपको इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, केवल यही प्रश्न आपको तैयार करके जाने हैं और इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला बस। ठीक है, इस बात की गारंटी है। चलिए और भी प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे। तो एक टॉपिक आपका और रह गया था, रात में तारों का टिमटिमाना। इसको आप साथ में और तैयार कर लेंगे, बस इतने टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। इसके बाहर आपका प्रकाश के प्रकीर्णन से कोई नहीं आएगा। ठीक है, फिर अगला 104 नंबर टॉपिक आ गया विद्युत विभव और विभवांतर। अब देखो यहाँ से जो भी टॉपिक स्टार्ट होंगे
वहाँ पर आपकी पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल, जैसे विद्युत विभव और विभवांतर। इसका आप बेसिकली सूत्र याद कर लें बहुत अच्छे से, परिभाषा तैयार कर लेंगे तो समझ में आ जाएगी कि विद्युत विभव और विभवांतर होते क्या हैं। लेकिन इससे आते क्या हैं, तो इससे आते हैं न्यूमेरिकल, जिनको आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में विद्युत धारा से संबंध, विद्युत धारा जो होती है आई, ठीक है, इससे आप क्या समझते हो, ठीक है। और इसमें एम्पियर तथा कुलाम में, ठीक है, एम्पियर और कुलाम में संबंध जो होता है उस पर न्यूमेरिकल आपको तैयार कर लेने हैं। और 106 नंबर पर देखोगे तो ओम का नियम आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 107 नंबर पर विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा और सूत्र का निगमन, ठीक है, तो इसको भी आप तैयार करना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर 108 नंबर विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसका सचित्र वर्णन, ये जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद 109 नंबर प्रतिरोधों के संयोजन से न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, 100% आते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में, जिसमें श्रेणी क्रम समायोजन, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम समायोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो श्रेणी क्रम जो समायोजन होता है वो कुछ इस तरीके के होता है, ठीक है। और अगर मैं समांतर क्रम समायोजन की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें जो भी आपके प्रतिरोध होते हैं वो एक दूसरे के क्रम में होते हैं और इसमें एक दूसरे से मतलब कि एक लाइन में होते हैं और ये एक कतार में होते हैं। देखो ये आपकी एक कतार हो गई और ये आप कैसे हो गई, एक दूसरे के सामने सामने होते हैं, ठीक है, ये एक कतार में है, एक लाइन में, ठीक है। तो ये होता है श्रेणी क्रम, ये होता है समांतर क्रम, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनको तैयार करना होगा आपको, ठीक है। 110 नंबर पर विद्युत ऊर्जा का सचित्र वर्णन आपको तैयार करना है। 111 नंबर पर विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, ये तैयार करना है। और 112 नंबर विद्युत शक्ति का सचित्र वर्णन। देखो जो टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे ना, उन टॉपिकों के सामने मैंने रख दिया है कि न्यूमेरिकल, जैसे कि देखो विद्युत शक्ति का सचित्र वर्णन कर लीजिए, इससे आधारित न्यूमेरिकल आपके परीक्षा में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में 113 नंबर टॉपिक है कि विद्युत ऊर्जा की मैप में, विद्युत ऊर्जा की माप, तो विद्युत ऊर्जा की माप में किलोवाट घंटा तथा किलोवाट घंटा में, इसको हटा लो, इस टॉपिक को हटा लो एकदम, ये टॉपिक बेकार का एग्जाम में बहुत कम आता है, ठीक है, ये विद्युत नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें हम, इसके बाद हमारा अगला 104, इसके बाद हमारा देखिए अगला 114 टॉपिक है कि विद्युत बल, ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये दोनों आपको तैयार करके जाने हैं। इसके अलावा 115 नंबर पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल के सूत्र का निगमन आपको तैयार करके जाना, जिसके लिए डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं। विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन लॉन्ग में आता है एकदम, ठीक है। 117 नंबर देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, ठीक है, संबंधित जो नियम होते हैं जिसमें फैराडे के प्रयोगों को बताया जाता है, उसका सचित्र वर्णन तैयार कर लीजिए, लॉन्ग में आते हैं सारे प्रश्न, ठीक है। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा जनित और डायनमो का चित्र, तो यहाँ तक कि जितने भी प्रश्न आपके थे ये सारे के सारे प्रश्न भाई साहब आपके लॉन्ग वाले थे और इन्हीं में से लॉन्ग से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा कोई, ठीक है। इसके बाद 119 दिष्ट धारा जनित्र अथवा डायनमो का सचित्र वर्णन। 120 और हमारा लास्ट टॉपिक है कि दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धाराएं क्या हैं, इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से ये टोटल 120 मोस्ट आईएमपी आपके टॉपिक थे, ठीक है, आईएमपी टॉपिक, जिनसे आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्च को, ठीक है, 4 मार्च को क्लास 10 की बात करता हूँ तो क्लास 10 विज्ञान में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। तो पूरी अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है तो मात्र 5 रुपये पे करके, 5 रुपीज़ पे करके आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाने वाला है। पीडीएफ लेने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक कर लेना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ उसी वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ पर आपको ये पीडीएफ ई बुक मिलने वाली होगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।